अच्छा है। क्वेश्चन आवर श्री लिंगैया यादव। लिंगैया यादव कहाँ है? Absent. He has given a letter. Supplementary. Minister, please. Minister of Tourism. Minister Tourism. माननीय सभापति जी, लोकसभा चैम्बर से लोकसभा एक विवरण सभापति पर रख दिया गया है। राइट। सप्लीमेंट्री श्री डॉक्टर भगवत कर्नाड। लोकसभा सर। हाँ Sir, Aurangabad in Maharashtra is supposed to be capital of tourism, and due to COVID-19, the tourists have reduced enormously. Is there any plan of tourism minister and the department to start airlines which are earlier, like Goa, Aurangabad to Jaipur, Jodhpur? That is my question. And there are world famous Ellora and Ajanta caves in Aurangabad, near Aurangabad. Right. Is there any plan of the government to connect this with Thailand and Japan for the Buddhist tourism? That is my question, sir. राइट कराजी मंत्री जी। माननीय सभापति जी, औरंगाबाद बहुत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। अजंता और एलोरा हमारी यूनेस्को की साइट भी है और हमारा जो आइकनिक साइट हम लोग बीच है उसमें भी उसका स्थान है। स्वाभाविक तरीके से आप दोनों मास्क लगा के बात कर रहे हैं, इसलिए आपको आपका आवाज ये नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि जो माननीय सदस्य ने कहा है, हमारे जो रूट होते हैं वो मंत्रालय तय करता है और इसमें पर्यटन मंत्रालय अपनी सिफारिश भी करता है। अगर कभी गैप फंडिंग की बात आती है तो इस स्कीम के तहत पर्यटन मंत्रालय उसमें मदद भी करता है। आपने जो अपेक्षा की है मैं संबंधित मंत्रालय को उसको भिजवाऊंगा। ठीक है। श्री सुरेश रेड्डी। Chairman sir, the government has agreed that the pandemic has devastated the tourism industry. But my question to the Honorable Minister is, what is the relief being given to those affected under this particular industry, sir? Tourism, mostly the hotels, the tour operators, the guides, some of them are beyond revival. So to help such affected organizations, people and Right. persons, what are the steps being taken? And second one, sir, is on the religious tourism. Only one supplement. Thank you, sir. Suresh Reddy has been speaker, so he understood quickly. He was speaker of Andhra Pradesh combined. मंत्री जी, लोकसभा से। माननीय सभापति जी, सरकार ने जो उत्तर दिया है वो सच्चाई पर आधारित है, इसलिए हमने स्वीकार किया है कि कोरोना के बीच में पर्यटन में बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ कहूँगा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मंत्री होने के नाते मैंने 4 बार लगातार उनसे संवाद किया है और जब भी उनकी कभी कोई डिमांड्स आई हैं तो वो विधिवत वित्त मंत्रालय के सामने रखी गई हैं। अगर वो होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मैं उनको सिर्फ आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा और सदन को और देश को कि ये सच है कि इस कोरोना की महामारी के बीच में भी मंत्रालय और सरकार ने वो कदम उठाए हैं जिससे कम से कम इस देश के स्टेक होल्डर्स इतने बड़े नुकसान के बावजूद भी वो देश के साथ और सरकार के साथ खड़े रहे। श्री अमन पटनायक, डॉक्टर अमर पटनायक, sorry. Yeah. Sir, thank you, sir. Sir, this is since the impact of the pandemic-induced lockdowns would continue for several years. The impact would continue for several years after the pandemic subsides. I had requested the Honorable Finance Minister for interest subvention and extension of moratorium for another 2 years, and the letter was marked to the Tourism Ministry as well. So I would like to know what action has been taken by the Tourism Ministry on this proposal, because this is a long-pending demand of the tourism industry. माननीय सभापति जी, ये प्रश्न में पूछा गया था। मैं एक निवेदन आपके सामने आंकड़े के माध्यम से करना चाहता हूँ। ये जो अनुमान है, ये अनुमान पहले भी लगाया गया था, जो मुझे लगता है गलत साबित हुआ है। मैं एक माननीय सदस्य के माध्यम से देश को एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। जनवरी 2020 में श्रीनगर, मैं उदाहरण जम्मू कश्मीर का इसलिए दे रहा हूँ कि धारा 370 हटने का प्रभाव और साथ में पर्यटकों का जाना,
जनवरी 2020 में 3,792 पर्यटक जनवरी 2020 में गए थे। जनवरी 2021 में ये आंकड़ा 19,042 है। मुझे लगता है कि ये हमें दो बस हिस्सों में देखना पड़ेगा देश को। महानगरों की हालत खराब है, दो राज्य विशेषकर महाराष्ट्र और केरल की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी आंकड़े मैं आपके सामने रखूं वो आंकड़े पिछले आंकड़ों को पार कर रहे हैं। दूसरा आंकड़ा मैं जम्मू कश्मीर का देता हूं, जम्मू का, वहां पर पिछले बार जनवरी में 9,27,959 और इस बार 7,29,175। आपको लगेगा ये आंकड़ा कम है। पिछली बार अमरनाथ यात्रा चल रही थी तब 9 लाख थे, इस बार अमरनाथ यात्रा शुरू भी नहीं हुई, उसके बाद भी 7,29,000 है। एक प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है मेक माई ट्रिप, उससे जब मैंने आंकड़ा मांगा तो उन्होंने कहा कि जनवरी में पिछली बार 81% ग्रोथ थी, इस बार 108% ग्रोथ है। मेरा एक निवेदन है कि हमारी मान्यता बड़ी साफ थी कि होटल इंडस्ट्री का सर्वाइवल और रिवाइवल शुरू हो जाएगा यदि डोमेस्टिक टूरिस्ट निकलेगा। मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देखो अपना देश का जो उन्होंने स्लोगन दिया था, हमने जिस प्रकार से लोगों को एंगेज किया, स्टेक होल्डर्स को, ये उसका परिणाम है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसको आकलन में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। राइट। श्री दीपक प्रकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक प्रकाश जी कहाँ हैं? जी, लोकसभा चैम्बर से। लोकसभा। माननीय सभापति महोदय, आज आप बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, देश को समावेशी विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है और उसमें फिर क्लीन एनर्जी और उस पर फिर नवीकरण ऊर्जा का एक बहुत योगदान है। मंत्री जी का जो उत्तर आया है वास्तव में बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। मैं उनको अपनी ओर से बहुत अभिनंदन। मेरा सवाल है कि झारखंड के संदर्भ में कितने परिवार को इस योजना से लाभ मिला है, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? वेरी गुड। साथ साथ इसकी कितनी अनुदान की राशि प्राप्त हुई है झारखंड सरकार को आपके माध्यम से योजना के लिए? तथा इस नहीं, सप्लीमेंट्री माने एक ही होता है, आपने दो पूछा। बहुत जी। हरके सिंह जी, मिनिस्टर। हाँ प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड में कुल मिलाकर के अभी तक 29 मेगावाट क्षमता की स्थापना हुई है। जो क्षमता की स्थापना हुई है वो देश के अन्य राज्यों में जो स्थापना हुई है उसके बनिस्पत कम है। अन्य राज्यों में इससे कहीं अधिक स्थापना हुई है। फेज़ 1 में भी कम स्थापना हुई। फेज़ 2 में जो हम लोग का प्रोग्राम है तो अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है। हमारे पास कैपेसिटी है, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज नहीं है। नंबर ऑफ बेनिफिशरीज मैं लेकर के दे दूंगा, लेकिन कैपेसिटी के हिसाब से सिर्फ 29 मेगावाट की स्थापना हुई। हालांकि झारखंड के पॉलिसीज़ अच्छे हैं, जो उन्होंने रूफटॉप की पॉलिसी बनाई है बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी तत्परता से लागू करने की आवश्यकता है। और जो नया फेज़ 2 हमने लाया है उसको उन्होंने प्रारंभ भी नहीं किया है। हमने फेज़ 2 में करीब 60 मेगावाट का टारगेट दिया है, उसमें उनके पास आवेदन भी आ गए 5 मेगावाट का, लेकिन अभी तक उन्होंने टेंडर करके रेट फाइनल नहीं किया। राइट। सेकंड सप्लीमेंट्री दीपक प्रकाश जी। इस राशि जो दिया गया है उसका कोई नीतिगत नियंत्रण करने की कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है क्या केंद्र सरकार की ओर से? दूसरा, भविष्य में कितनी राशि उपलब्ध कराएंगे इस योजना के तहत, कृपया बताने का कष्ट करें माननीय मंत्री। मंत्री जी। ये तो हम लोगों ने झारखंड को अभी 18 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं फेज़ 1 के अगेंस्ट में, जिसमें कि उन्होंने स्थापित किया था 29 मेगावाट। फेज़ 2 के अगेंस्ट में उन्होंने कोई अचीवमेंट किया ही नहीं, तो इसीलिए अभी तत्काल ये कोई राशि उनको देने की आवश्यकता नहीं। श्री नरहरि अमीन जी कहाँ बैठे? लोकसभा। लोकसभा प्लीज। आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे। सरकार ने रूफटॉप सोलर पावर पॉलिसी के अंतर्गत गुजरात में शैक्षणिक संस्थानों, ओल्ड एज होम, चैरिटेबल ट्रस्ट और सामाजिक संस्थानों के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। यदि हाँ तो उसकी डिटेल, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं? राइट। मंत्री जी। सर, ये रूफटॉप के अंतर्गत
हम लोगों ने रूफटॉप फेज़ 2 के अंतर्गत हम लोगों ने सब्सिडी का प्रावधान किया है ये डोमेस्टिक सेक्टर के लिए। 3 किलोवाट से कम की क्षमता है उसके लिए सब्सिडी का प्रावधान 40% है और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक सब्सिडी का प्रावधान 20% है। जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ है उसके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान 20% है, लेकिन कमर्शियल सेक्टर्स वगैरह के लिए हम लोगों ने सब्सिडी का प्रावधान नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये झारखंड के बारे में ये फिगर्स को करेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने दूसरे राज्य का फिगर पढ़ दिया। झारखंड में हम लोगों ने फेज़ 1 के समय में 12 करोड़ 71 लाख रुपये दिए थे और फेज़ 2 में हम लोगों ने एडवांस दिया है उनको 2 करोड़ 30 लाख का एडवांस दिया है फेज़ 2 में, लेकिन उसमें अभी तक कोई इंस्टॉलेशन उन्होंने प्रारंभ किया नहीं। गुजरात के संदर्भ में उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा नरहरि अमीन जी ने। गुजरात को हम लोगों ने 293 करोड़ की निधि दी है और अध्यक्ष महोदय गुजरात अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी अधिक संख्या में रूफटॉप लगा रहा है। जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार गुजरात में करीब 500 मेगावाट से अधिक की रूफटॉप लग गई है, तो रूफटॉप पे गुजरात काफ़ी तेजी से काम कर रहा है। श्री नेक्स्ट क्वेश्चन मानस रंजन भुनिया। श्री मानस रंजन भुनिया जी। अच्छा, श्री मिनिस्टर, उसके बाद ना फर्स्ट लेट द मिनिस्टर गिव द रिप्लाई एंड देन यू कैन। नहीं, ओवर कर दिए जी। पहले आप हाथ उठाए तो मैं जरूर बुला देता। राइट। श्री मानस रंजन भुनिया जी absent. श्री विजय साई रेड्डी। Question number 78, sir. Sir, whether details can be given if any party has to face the penalty due to non-payment of GST on time when in turn happened due to website crash, sir, and details can be given as how many times have the software being updated to prevent such crashes. Right. Mantri ji. Sir, I think the member have raised a very relevant question. Sir, if you remember, honorable member, sir, the GSTN network, prior to the GST, all transactions related to the central excise and service tax was carried out on a web-based system known as ACES. Sir, after the rollout of the GST, the functionalities of the ACS were gradually migrated and integrated with the CBIC GST application with effect from the 26/5/2019. Sir, in the past 1 year, the number of errors have come down. If you look at the number of returns filed versus the ticket lodged or the complaints lodged, sir, it has come down to 0.03% only. So from time to time, the department has taken steps and there is a holistic review of the infra as well as the application and the platform monitoring. Right. Sir, the GST portal was available for 99.49% from January to December 2020. And sir, there was no incident of entire portal crashing, which was earlier asked. Right. And sir, the review of the software is done by the senior software architects, and the capacity augmentation is done from time to time, sir. Right. Sri P. Bhattacharya, Lok Sabha. Bhattacharya जी, सवाल पूछिए सप्लीमेंट्री। भट्टाचार्य जी, माइक हाथ वहाँ माइक लोकसभा। Yes, sir, from Lok Sabha. Honorable Minister has said there are no instances of multiple crashes of tax filing website operated by the Income Tax Department, Customs, Central Excise Service and the service taxes and the GST during the last 1 year. But I would like to have a question to the Honorable Minister. Have they investigated properly in Mumbai, Calcutta, Chennai, even at Delhi, how many places these multiple crashes have been taken up? Right. Mantri ji.
Sir, as I replied in the earlier supplementary, there was no incident of entire portal crashing, not even a single incident. Sir, at the same time, I mentioned earlier also that the GST portal was available for more than 99.49% from January to December 2020. And sir, the GST system is upgraded to handle concurrent user capacity beyond 3 lakh. And sir, the highest return filing in a day was 23.86 lakh. Sir, the highest payment transaction in a day was more than 9.55 lakhs. So the total active taxpayer with regard to GST is 1.26 crore. Sir, in the month of January 2021, 90% of the taxpayers filed their GSTR 3B, making it a compliance rate of around 90%, sir, which is the highest ever. As far as the sir income tax is concerned, the other software, sir, if you compare it with the previous year, sir, the income tax return in the financial year of 2019 and 20 was filed 5.62 crore. Sir, on 10th of January 2021, the income tax returns filed on one day was 5.95 crore, sir. That is the number of returns. Right. So, sir, the system augmentation is done from time to time, has been upgraded, and sir, there has been no incident of the entire portal crashing, sir. Right. Question number 79, Sushil Kumar Modi. नहीं है मंत्री जी सप्लीमेंट्री श्री दिनेश त्रिवेदी जी यस सर 79 शक्ति सिंह यस मैंने दिनेश त्रिवेदी को बुलाया आपका नाम है क्या इसमें नहीं? मैं बुलाऊंगा आपको बैठिए आपने इच्छा व्यक्त किया मैं बुलाऊंगा दिनेश त्रिवेदी जी कहाँ है अरे स्लिप भेजा उन्होंने ओके ओके केसी राममूर्ति सप्लीमेंट्री लोकसभा sir. What is your supplementary? Sir, there is no doubt that the problem of bitcoins and other cryptocurrencies is escalating, and the circular issued by the RBI has also limited impact. I would like to know from the Honorable Finance Minister whether there is any proposal to bring in a bill to curb cryptocurrency in the country. Right. Mantri ji. Regulatory bodies like RBI and SEBI, etc., also don't have a legal framework to directly regulate cryptocurrencies, as they are neither currency nor assets or securities or commodities issued by the identifiable user. Sir, the existing laws are inadequate to deal with the subject. So the government formed the interministerial committee, and the committee has given a report. Post that, sir, there was a meeting of the Empowered Technology Group, which happened earlier, as well as, sir, the Committee of Secretaries, which was chaired by the Cabinet Secretary, has also given their report. Sir, the bill is being finalized and would be sent to the Cabinet soon, sir. So we'll be bringing the bill soon, sir. Right. Sri Shakti Singh, go ahead. माननीय सभापति महोदय, ये इश्यू बहुत सीरियस गुजरात के खास करके सूरत में इम्पैक्ट करता है। एक और सरकार ने आरबीआई के सर्कुलर के जरिए इसको रोकने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने आपके सर्कुलर को खारिज कर दिया। इट मीन्स बिटकॉइन चल सकता है। नाउ अगेन इन द मिनिस्टर्स रिप्लाई डी ये कह रहे हैं कि हम इसको अनाउंस किया है, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम इसका कानून लेके आ रहे हैं, मिनिस्टरियल ग्रुप बना है। मैं सभापति महोदय जी आपके जरिए ये जानना चाहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में अगर आप मानते हो कि ये गलत है तो इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन किया है या नहीं, वन, एंड द सेकंड जो सूरत में ओनली वन सप्लीमेंट्री प्लीज मंत्री जी। Sir, globally, if you see, there are different definitions of cryptocurrencies or the virtual currency adopted by international bodies. Sir, Government of India also, the RBI also took initiative and banned the use of private cryptocurrencies. Sir, as member has rightly said, there was an order of the Supreme Court. That is why, sir, if you look at the Government of India took initiative, there was an interministerial committee, and that committee also gave its report. And as I earlier said, a committee of secretaries also met under the
chairmanship of the cabinet secretary. They have given their report, sir. Now the government has prepared the bill and it will be coming to the parliament soon and we can have a detailed discussion on that. Right. Question number 80, GVL Narasimha Rao. Sri GVL Narasimha Rao. नहीं. Supplementary भी नहीं. Minister, please. Sir, the statement is laid on the table of the House. Right. No supplementaries. ठीक है, मगर वो वहाँ का मूल निवासी है. ठीक है. और देश में किसी भी जगह के बारे में कोई भी सदस्य सवाल पूछ सकते हैं. विजय साई रेड्डी. I call you. Supplementary, sir. Yes. Can I ask supplementary, sir? Please, I call you, that's why. Yes. Does the government plan to include the infrastructure projects not fulfilled under AP Reorganization Act, that is steel plant and port, under the National Infrastructure Pipeline? If yes, then which one? Right, Mantri ji. Let me throw some light on how we started the National Infrastructure Pipeline. So to draw up the National Infrastructure Pipeline, a bottom-up approach was adopted, wherein all projects, whether it is greenfield or brownfield, under implementation or under conceptualization, sir, costing greater than rupees 100 crore per project were sought to be captured, sir. Sir, NIP is a living document changing continuously. So, as member rightly said, if any project has to be included, that has to be above 100 crore rupees category. As I said, it's a living document. It has to come from the state also. Sir, in the past also, NIP, as I said, is a first of its kind. Sir, whole of government exercise to provide world-class infrastructure across the country and to improve the quality of life for all citizens. Sir, it aims to improve project preparation, attract investments into infrastructure, and will be crucial for targeting of becoming a $5 trillion economy by 2025. Sir, the Government of India, during this budget, the Honorable Finance Minister has increased the capital expenditure by 34.5%, sir. Right. Sir, additional 5.5 lakh crore rupees will be spent. You will get an opportunity to speak elaborately on budget, Mantri ji. Ji, sir. So, as member said, if any such suggestion come from the state of Andhra Pradesh, that will be present in the House, but still I am giving an opportunity, please. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. I'd like to ask the Minister, Honorable Minister, whether funding for all the projects which are listed in the National Infrastructure Pipeline for the state of Andhra Pradesh, whether the funding has already been tied up or arranged for. Because this is a huge 8 lakh crore investment going into infrastructure development in Andhra Pradesh for 5 years. So can you please tell me on the funding, please? Thank you. Sir, the total pipeline is, the National Infrastructure Pipeline is worth 111 lakh crore rupees. Sir, as far as the Andhra Pradesh is concerned, we have included 503 projects, 503 projects, sir, उसमें उसको किया गया है. 8,10,583 crore rupees is the total outlay for that. Sir, out of 503 infrastructure projects, 362 projects with capital outlay of 6,78,709 crore for the financial year from 2020 to 2025 will take place in the EPC mode. Right. Sir. Question. Ji, sir. Please. Question number 81. Mr. Vijay Kumar. A. Vijay Kumar. Corporate Affairs. API. Supplementary, Mr. Vijay Kumar. In the Chinese government, how many of our Indian companies are with the cooperation with the Chinese company to investment in India, sir? Mantri ji. As of now, there are around 92 companies, sir, which are registered in India. Out of that, 80 Chinese companies are registered, actively working in India, sir. Right. Second supplementary. Sir, is any measures taken to completely wipe out the Chinese company from India, sir? There is a
law of the land which allows the companies to be registered in India and to function in certain areas. As far as the FDI is concerned, sir, RBI looks into that, whether it is through the direct route or through the government route. Sir, there is a revised position as far as the FDI is concerned during the pandemic time to, in the interest of the Indian companies, so that they are not taken for granted or taken at a throwaway prices. Sir, certain changes has been made. Sir, I would like to read few lines of the decision taken by the Government of India. Sir, a non-resident entity can invest in India subject to the FDI policy, except in those sectors, activities which are prohibited. However, an entity of a country which shares land border with India or where the beneficial owner of an investment into India is situated in or is a citizen of any such country can invest only under the government route. Right. Further, citizen of Pakistan or any entity incorporated in Pakistan can invest only under the government route in sector activities other than defense, space, atomic energy and sector activities prohibited for foreign investment. Right. Sir, in the event of transfer of ownership of any existing or future FDI in an entity in India, directly or indirectly, resulting in the beneficial ownership falling within the restriction purview of the para 3.11a, such subsequent change in beneficial ownership will also require government approval, sir. If the answer is wrong, you can lay it on the table so that members will be able to. Vijay Kumar, you have? Right. Then Sri Sujit Kumar. Sujit Kumar ji. Sir, given the hostile and belligerent behavior of China and based on Honorable Minister's articulation of FDI rules, I would like to know whether what steps Government of India has taken to restrict FDI from China, and similarly what steps have been taken, if any, to encourage FDI from a friendly nation like Taiwan. Right. Sir, as I said, there was only one change in that policy and I have just read out the details. What changes have been made and what is the revised position, sir? With regard to Taiwan, you have to... Sir, we are getting investment from Taiwan also, sir. Right. Like other countries. Next question, Srimati Jarna Das Vaidya, Lok Sabha. Sir, from Lok Sabha chamber. No, you say question number so ma'am. Aap question number 82. Right. Mantri ji. Sir, the statement is laid on the table of the House. Harshavardhan ji, Lok Sabha. So, supplementary, Jarna Das ji. Supplementary one. पहला सप्लीमेंट्री ये है, मिनिस्टर जो आंसर दिया है मेरे क्वेश्चन का, सर मैंने देखा जो कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में कोई भी हॉस्पिटल में जो ज़रूरत है, जैसे एम्बुलेंस और वेंटिलेशन एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, तो एंड ऑक्सीजन सिलेंडर ऑल्सो बहुत कमी है. तो इसलिए हमारा जो प्राइम मिनिस्टर केयर हेल्थ फंड है, उसमें से कोई पैसा स्टेट को देते हैं कि नहीं? राइट. मंत्री जी, हर्षवर्धन जी. सर, पूरे कोविड पैंडेमिक के दौरान भारत सरकार ने होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को फॉलो किया और भारत सरकार ने हर विषय के ऊपर इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, क्रिएशन ऑफ लैब्स, प्रोवाइडिंग N95 मास्क, वेंटिलेटर्स एंड PPE किट्स, ड्रग्स, सारी चीज़ें जो भी पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक थी, उन सब के लिए देश में सभी सरकारों को, यूनियन टेरिटरीज़ को सर ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड की. इसके साथ सर फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया. और अभी जो वैक्सीनेशन का कैंपेन चल रहा है, इसके अंदर PM केयर्स कैंपेन से उसका जो मेजर जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम वैक्सीन्स को देश के हेल्थ वर्कर्स के लिए या दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए उपलब्ध कराने के लिए भी PM केयर्स ने पूरा सपोर्ट किया. तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने और भारत सरकार ने मिलकर पेंडेमिक को कंट्रोल किया
और आज जो भी स्थिति आई है जिसमें कि सफलता के एक प्रकार से हम लोग नज़दीक पहुंच रहे हैं, वो सब लोगों के मिलकर काम करने के कारण ही संभव हुआ है। सेकंड सप्लीमेंट्री नेशनलाइजेशन के बारे में बोला कोई प्रश्न ही नहीं उठते। तो प्राइम मिनिस्टर हेल्थ केयर फंड भी है और चीफ मिनिस्टर हेल्थ केयर फंड भी है, तो रिलीफ फंड बहुत है, पूरा देश में लोगों ने हेल्प किया है, तो इसलिए नेशनलाइजेशन के प्रश्न क्यों नहीं उठते? सर, ये जो हेल्थ है, ये पहली बात एक स्टेट सब्जेक्ट है। हमारे अभी आज के एग्जिस्टिंग संविधान में जो भी हमारे पास रूल्स बने हुए हैं, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल्स हैं हर चीज़ के बारे में। और दूसरी बात यह कि आपने कोविड के संदर्भ में बात किया, जैसा मैंने कहा कि सारे विषयों पर हमने भारत सरकार ने हमने 10 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने डिटेल्ड गाइडलाइंस उनको दिया, साल भर उनको सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट किए, मिलजुल कर हम लोगों ने काम किया। और खाली सरकारी सेक्टर नहीं, इवन प्राइवेट सेक्टर्स को भी पूरी तरह से इन्वॉल्व किया, जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को डेवलप करने में, डिलीवरी करने में, लैब्स के क्रिएशन में। इसलिए नेशनलाइजेशन का हमने कहा कोई प्रश्न इसलिए नहीं उठता क्योंकि जब सब लोग मिलकर और जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, तो नई कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था के बारे में सोचने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए हमने लिखा कि कोई प्रश्न नहीं उठता। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती छाया वर्मा, लोकसभा। छाया वर्मा जी, लोकसभा, बोलिए। ये वाला ये माइक प्लीज। सर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, कोविड महामारी के दौरान जो मृत्यु हुई है उनके लिए कोई मुआवजे का प्रावधान है क्या, और अगर है तो कितना है? राइट, मंत्री जी। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स जो देश के लोगों के प्राण की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को भी समर्पित किया, ऐसे जो हेल्थ वर्कर्स थे, चाहे वो सरकारी अस्पताल में काम करते थे या प्राइवेट अस्पताल में काम करते थे, उनके लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस के तहत 50 लाख रुपया प्रति वो व्यक्ति जिसने अपने प्राण खोए इस कैंपेन में कोरोना वॉरियर के रूप में, उनके लिए हम लोगों ने जो है ये प्रावधान किया। और अभी तक बहुत सारे जो इस तरह के प्रभावित दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं उनके परिवार को ये राशि मिल चुकी है। श्री विवेक ठाकुर, कहाँ है विवेक? गैलरी, हाँ प्लीज बोलिए विवेक। गैलरी 1। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं प्रश्न से संबंधित एक सप्लीमेंट्री ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये पैंडेमिक काल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और इस बजट में हम लोगों ने देखा कि जो स्वास्थ्य में ऐतिहासिक निर्णय जो लिए गए हैं, उसी क्रम में एक चर्चा हुई और जो सीधा पैंडेमिक के इफेक्ट का परिणाम है कि भारत में 4 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना होने जा रही है। अभी तक एकमात्र पूरे देश में इंस्टीट्यूट था, NIV पुणे, और पूरा देश उस पर आश्रित था। क्या इसी क्रम में जो रीजनल इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, पटना में ऐसा खोलने का कोई योजना है? क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत ICMR का भी बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर वहाँ पर अब हो चुका है, एम्स सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हो चुका है, और नेग्लेक्टेड डिजीजेज का लैंड भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तो जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि इस बार के बजट में स्वास्थ्य को एक बहुत ही विशेष प्रावधान किया गया है, उसको बहुत ही विशेष सपोर्ट सिस्टम्स प्रोवाइड किए गए हैं। उसके तहत नीचे ब्लॉक लेवल तक बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए, चाहे वो डायग्नोस्टिक के एंगल से हों, ट्रीटमेंट के एंगल से हों, सर्विलेंस के एंगल से हों, इमरजेंसी सर्विसेज, या जैसा कि उन्होंने कहा कि जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जो कि
देश की एकमात्र प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्री थी, उसी पैटर्न पर रीजनल लेबॉर्ट्रीज़ देश भर में क्रिएट करने का, और भी इसी तरह की एनसीडीसी की भी इसी प्रकार से रीजनल लेबॉर्ट्रीज़ इत्यादि क्रिएट करने का, उसके बारे में डिटेल्ड वर्किंग हो रही है कि किस स्थान के ऊपर उनको, ताकि हम सारे देश में बराबर फैसिलिटीज़ जो है उसको रीजन वाइज दे सकें। इसलिए आज किस स्थान पर वो क्रिएट होगी फाइनली, वो जिस समय इसका इस संदर्भ में निर्णय लिए जाएंगे तब उस समय आपको सबको निश्चित रूप से सूचित किया जाएगा। डॉक्टर फौजिया खान, लोकसभा। डॉक्टर फौजिया खान। Yes, Chairman sir, I would like to ask the minister that during the pandemic year, along with countless stories of humanity, courage, compassion and empathy, we must not forget that there have been innumerable stories of betrayal, cowardice, corruption and the inadequacies of the health sector also. Question. We must not forget that many have died due to the... Yes. You have to ask supplementary. Yes. Many have died due to the fact that they did not get admitted into the hospitals due to the fear that they would die. Now this faith must be built up. I want to ask the minister whether the government would come up with a legislation on right to health services, making health services a fundamental right, so that the healthcare personnel are held responsible for proper healthcare given in hospitals. Right. मंत्री जी। सर, सरकार निश्चित रूप से देश के सभी लोगों को हर प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा, उनका फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल वेलफेयर जो हेल्थ की डेफिनेशन है उसको प्रोवाइड करने की दृष्टि से सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो उनको देती है, उसको और स्ट्रेंथन कर रही है। कोविड ने भी हमें बहुत सारी सीख दी है, जिसके कारण भविष्य की योजनाओं के बारे में भी ये बताया गया। और मैं ये समझता हूँ कि जो राइट टू लाइफ है हमारा, उसमें ये राइट टू गुड क्वालिटी हेल्थ, राइट टू गुड क्वालिटी एजुकेशन, राइट टू हैव गुड क्वालिटी लिविंग विद डिग्निटी, ये सारे के सारे ऑलरेडी एनशाइंड हैं। और इसके संदर्भ में कि कोई अलग से कानून बनाकर कोई देश के लिए ऐसा पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत करने की अभी फ़िलहाल कोई ऐसी योजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, श्री नारायण दास गुप्ता। यस सर, आई एम इन लोकसभा सर। के मंत्री जी, सप्लीमेंट्री नारायण दास जी। Sir, because I have asked the Honorable Minister that there has been the poor performance of the rupee during the year 1920. However, as per आप सीनियर है, वरिष्ठ है, थोड़ा बैठ के बोलिए। Okay. Thank you, sir. As per the reply given that there has been appreciation in the rupee during the year 2021 by 3.35%. My question to the Honorable Minister is, sir, if it is so, the rupee has improved and strengthened, why we are not competitive in case of export? Our export is coming down day by day. So what is the reason for that, sir? I would like to know the Honorable मंत्री जी। सर, माननीय सांसद जी ने जो मूल प्रश्न पूछा सर, उसमें भी मैंने कहा कि जो रुपी को जो डिसाइड करते हैं सर, फॉरेन करेंसीज जो हम से मुकाबले, डॉलर के मुकाबले सर, वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं सर, और बहुत विशेष परिस्थितियों में ही केवल आरबीआई इंटरवीन करती है कि उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। सर, कुल मिला के अगर देखा जाए इस महामारी के समय भी भारत में रिकॉर्ड एफडीआई आई, जिसका कारण है $58 बिलियन से ज़्यादा भारत में आया। फॉरेक्स रिजर्व्स भी सर देखा जाए रिकॉर्ड हाई है, $590 बिलियन से ज़्यादा है। और भारत का एक्सटर्नल डेट भी है सर, वो भी कम हुआ है। सर, कुल मिलाकर परिस्थिति अच्छी। और सर, जो मैंने आंकड़ा पहले भी दिया और मैं एक बार फिर उसको रिपीट करना चाहता हूँ कि इसमें एप्रिसिएशन जो रुपये की हुई है सर, वो 3.39% है सर। सर, अगर दुनिया भर की आमदन नीचे गई हो महामारी के समय सर, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव इकोनॉमी के अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ेगा, और उसका कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव एक्सपोर्ट पर भी पड़ा होगा। लेकिन रुपी, जो इनका मूल प्रश्न था
कि क्या उसमें गिरावट हुई, किस उसको सशक्तिकरण हुआ सर? उसमें सर एप्रिसिएशन ही हुई है और वो 3.39% की हुई है। राइट। सेकंड सप्लीमेंट्री नारायण दास जी। Thank you, sir. Not there. Mantri ji, Sir, answer is laid on the table of the House. no supplementary. Then we go to next question. Who is that? Please. KJ Alphonse. Sir, in the budget, it is announced that there is a proposal to transfer all the MPS to a new institution. In fact, the terminology used is a bad bank for all these NPS. I mean, how does it make sense, or I do not understand, if when one set of bad loans are transferred to another institution, and I don't think the idea of a bad bank is a good idea. What does the government think about this? सर, बड़े लंबे समय से मांग थी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC या एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बनाया जाए, और इसलिए भी कि बैंकों की लेंडिंग की क्षमता बढ़े। उस दिशा में इस कदम को उठाया गया, और इसके साथ साथ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाने का कदम भी भारत सरकार ने उठाया, और उसके लिए बजट में प्रावधान भी 20,000 करोड़ रुपए का अलग से किया है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी देश में उपलब्ध हो। उसके लिए DFI को किया गया है, और बैंकों को जो UPA के समय भी आप देखें कि जो उस समय जो ऋण जिस तरह से दिए गए थे, NPA सही सामने नहीं आते थे, उसके बावजूद भारत सरकार ने 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू करवाया, सही NPS बैलेंस शीट पर लेकर आए। 5.5 लाख करोड़ रुपए हमने पिछले 2014 से 2019 तक बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन उसमें की। 12 बैंक्स को सर एमलगमेशन के माध्यम से पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, और 11 उसमें से PCA फ्रेमवर्क से हम बाहर भी ले आए थे। लगातार बैंकों को सुदृढ़ीकरण करने के लिए हमने काम किया है, और ये कदम भी जो एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी का है, ये उसी दिशा में कदम उठाया गया कि बैंकों को और मजबूत किया जा सके। श्री विनय विश्वम जी। Gallery 4. Sir, does the government envisage a situation where the bad banks will overtake the good banks of the country? All Minister. Critical question, sir. Sir, our banks are doing well. In a country like India, we need more banks and stronger banks, sir. And as I said, all steps have been taken in the last 6 years under the able leadership of Prime Minister Modi, whether to recapitalize the bank or bringing the transparency and accountability into the banking system. As I said earlier, asset quality review was also taken place for all those loans which has been granted in the earlier regime as well. Thank you. Shri K. Ravindra Kumar ji. Honorable Minister. Honorable Minister, Shri Harshvardhan ji. Sir, the statement is laid on the table of the House, sir. First supplementary. Already stressed waste management system. According to the data shared by Central Pollution Control Board, India generated over 18,000 tons of COVID-19 related to biomedical waste between June and September. Whether the government have any check out a plan to deal with the bio-waste, if so, details there are. Sir, I think I have already answered in this reply that as there are already in 2016 there have been detailed biomedical waste management rules also, solid waste management rules also, and during COVID times the Central Pollution Control Board has developed detailed guidelines for handling biomedical waste management specifically pertaining to COVID-19. And then in furtherance to that, they have also issued a number of guidelines about which I have mentioned in the detailed reply itself, that how the implementation of these guidelines could be in fact monitored by the various agencies. As we know
that these are to be monitored by the agencies at the state level, by the State Pollution Control Board. During COVID, everything has been assessed in detail. Guidelines have been formulated on every aspect in detail. And as I have mentioned in the answer also, that a tracking application for tracking of COVID-19 biomedical waste has also been developed by the Central Pollution Control Board. And whatever is being done at the state levels, it is also being monitored by the Central Pollution Control Board in coordination with the State Pollution Control Boards. Second supplementary. Sir, whether the government has put in place any effective mechanism to monitor segregation of municipal waste and biomedical waste? Sir, as I have mentioned, that there are separate rules for solid waste management and there are separate rules for the biomedical waste management, and both the rules very specifically specify that both the types of waste can not be mixed in any of the health facilities or any of these places, and there are detailed guidelines to ensure that this particular aspect is not compromised in any of the facilities in the country. Dr. Ami Yagnik ji, sitting in Lok Sabha. Thank you, sir, for this opportunity. I've seen the reply of the Honorable Minister. He's mentioned the CPCB guidelines on biomedical waste. I would just like to ask a question, that the biomedical waste comes out of private and municipal hospitals, and the Ministry of Health and Welfare looks after the health issues of these particular hospitals. So whether the Ministry of Environment, who has issued the CPCB guidelines for the states and the Central Pollution Control Board, how is the mechanism of review and monitoring effected? And I would like to know whether there is a point of coordination between these two ministries to find out whether these several guidelines issued by the CPCB are being monitored, reviewed, and put in place. Because there are two ministries involved, I would like to know from the minister whether there is a coordinated plan or there is a coordinate point, whether the people of this country will be able to know what is happening to the biomedical waste of COVID-19. Sir, I would like to inform the honourable member that as far as the coordination is concerned, there is a perfect coordinating mechanism between the related ministries and all health facilities, starting from big hospitals to nursing homes to laboratories to private clinics or anywhere wherever there is anything happening related to health sector and where there is a possibility of a generation of a biomedical waste, they all have to actually register themselves, and there is a very well coordinated mechanism whereby the ministry also ensures that these rules are implemented and they are followed strictly, and then it takes the help of the related pollution control boards also. Dr. Vikas Mahatme ji, sitting in Lok Sabha. Dr. Vikas Mahatme ji. Yes, my mic. Are you there? Yes. Thank you, Vice Chairman ji. मेरा सवाल ये था कि मैं सबसे पहले सरकार की सराहना करूंगा कि कोविड का अच्छे तरीके से हमने मुकाबला किया हुआ है और हम काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि काफ़ी बार गाइडलाइंस इशू होती है सभी के लिए हेल्थ में, क्योंकि हेल्थ इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट। तो मेरा सवाल ये है कि क्या यह कॉन्करेंट लिस्ट में लाने के लिए सरकार की कोई योजना है, यानी सरकार सोच रही है? क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि कुछ हुआ तो केंद्र सरकार को जवाबदेही ठहराया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार के हाथ में हेल्थ के बारे में कुछ भी, यानी एज फार एज इम्प्लीमेंटेशन इज़ कंसर्न इट इज़ विद द स्टेट, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। तो क्या ये कॉन्करेंट लिस्ट में लेने की आगे कुछ योजना सरकार बना रहे हैं? सर, जैसा कि माननीय सदस्य महोदय ने स्वयं कहा कि जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है। अभी भारत सरकार सभी
जो हेल्थ से संबंधित विषय हैं, इनके ऊपर भारत सरकार सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज़ को, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट्स को डिटेल्ड गाइडेंस, सपोर्ट नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू और दूसरे सारे मैकेनिज़म्स के थ्रू देती है, और लगातार हर विषय की, हर प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए वो फिज़िकली वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से डाटाज़ को रिपोर्ट बैक करने के मैकेनिज़म्स, और इन सब के थ्रू एक रेगुलर, एक कंसिस्टेंसी के साथ एक परफेक्ट मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू वी ट्राई टू मॉनिटर एवरीथिंग एट ऑल द लेवल्स, एंड जो भी एक्टिविटीज़ स्टेट्स में होती हैं उनके रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स भी भारत सरकार में उनको रिपोर्ट करना होता है, और जो नेशनल हेल्थ मिशन में भी हम लोग उनको सपोर्ट देते हैं या सपोर्ट को एनहेंस करते हैं या सपोर्ट को जो है स्ट्रीमलाइन करते हैं, वो उसी रिपोर्टिंग के आधार पर होता है। उसके लिए जो भी वो अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स वगैरह बनाकर देते हैं, जो गाइडलाइंस के हिसाब से उनको जो कमी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, या जो भारत सरकार की नई स्कीम्स हैं उनको आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसलिए अभी जैसा उन्होंने कहा विकास जी ने कि अभी सरकार का कोई ऐसा आज की तारीख में कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो जो भी हमारी एग्जिस्टिंग व्यवस्था चल रही है, हमको लगता है कि ये काफ़ी सुचारू रूप से चल रही है, इसी को और ज़्यादा अच्छी तरह से स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री पी विल्सन जी। Sir, I lay Question my number question 86. I lay my question on the table. Thank you. Honorable Minister. Sir, statement is laid on the table of the House. Honorable Minister. Lok Sabha. Found me. Honorable Minister of Ayush. Yes, statement is laid on the table of the House. Supplementary question. You have said that you have allocated 1 crore 63 lakhs for research studies in SIDA in Tamil Nadu. When COVID-19 English medicine treatment costs 6 to 10 lakhs per patient, how far this 1.63 paltry sum which has been sanctioned for research and development will help this growth of SIDA, not only in Tamil Nadu, all over this country? Will you sanction more funds? Chairman, sir, the member has already mentioned about the amount being sanctioned to the SIDA Institute in Tamil Nadu, which is located in Chennai, for the purpose of research and for the purpose of finding some kind of solutions through the system of medicines in SIDA to combat the COVID-19. But as you know, in the initial stage, it is not very clear how to combat this COVID-19. So the initial amounts granted to all the Indian system of medicines, I think this had really done a great job in terms of creating awareness as well as in doing research in Indian system of medicine. And it has helped tremendously. And SIDA system of medicine is a very old tradition of our country. So we feel proud of it. And if required to sanction more amount, definitely it will be considered. Second supplementary. There is an allegation that SIDA is not promoted as it was developed in Tamil Nadu by SIDAs. What are the steps you have taken, particularly to promote this SIDA treatment, not only in this country but worldwide? Sir, as I mentioned, SIDA is a very old Indian system of medicines and it has a long history. There is no way that it will be treated differently. All the Indian system of medicines are being provided enough support system, especially after 2014, when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji constituted a separate ministry called Ayush. So since then, efforts are being made and also funds are being created. So SIDA has been the integral part of the Ayush ministry and it will be continue to be treated so. Honorable Shri Tiruchi Shivaji. Thank you, Mr. Vice Chairman, sir. Sir, during the COVID-19 pandemic, when all the private super specialty hospitals were shut, there was only the Ayush Kudineer and the Kabasara Kudineer which helped the people to get relieved from being affected by the COVID-19. In this situation, the minister, yes, he says that it is the oldest tradition. But apart from that, what are the steps or the initiatives taken to create awareness among the people that
Ayush medicines could be used for other health issues as well as to promote Ayush medicines for the usage? Lots of efforts have been taken, and members accepted that it is a very important Indian system for medicine. And it is going global. It is not only confined to Tamil Nadu and not only in the Tamil-speaking area, but it is going all over the country and global. And we intend to promote it. And we have a working mechanism now with the WHO also. And the Interdisciplinary Ayush Research and Development Task Force, which was constituted by the Ministry of Ayush, after Honorable Prime Minister had suggested that Indian system of medicine and the established practice must be utilized. And also, Honorable Prime Minister advised to generate awareness about Indian traditional medicine being in vogue and practiced across the globe. So based on the Honorable Prime Minister's advice, the Interdisciplinary Ayush Research and Development Task Force was constituted, and thereby all efforts are being made, and there are tremendous response we have received from the public also. And the immune booster, all these items being produced by different systems of medicines have been working as a miracle during the COVID-19. But we don't want to make exaggerated claim on this regard, because we all know that this is very sensitive. And Siddha Day is being celebrated every year to promote Siddha. And the National Clinical Management Protocol is already laid, and I'm personally taking lots of interest to understand more what can be done to promote Siddha and all other system of medicines in India. Next question, number 87, Shri G.C. Chandrasekhar ji. Chandrasekhar ji. Question number 87. Mike. Yeah, now it's on. The microphone is on. Hello. Yeah. Question number 87, sir. Honorable Minister. Is laid on the table of the House. First supplementary, Shri Chandrasekhar ji. On January 10th, 2000. Microphone, please. On January 10th, 2020, RBI issued direction to Sri Guru Raghavendra Sahakara Bank in Bengaluru had put restrictions on the operations. So it's affected around 41,000 depositors and indirectly affected around 2.5 lakh people. Sir, the bank is also known as a bank of retired citizens. More than 16 depositors are died and more than 40 admitted in the different hospitals. So the fear of losing their money caused panic and distress among the depositors as their hard-earned money is in trouble. So whether the government can assure that full depositors' money is safe or not? माननीय सभापति जी, अगर आप देखें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के जो प्रावधान हैं गवर्नेंस के, साउंड रेगुलेशन के, सुपरविजन के, वो पहले कोऑपरेटिव बैंक्स पर लागू नहीं होते थे। लेकिन जब हम बदलाव लेकर आए बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 में, तो उसके बाद ये प्रावधान कोऑपरेटिव बैंक्स में भी दिए गए। रेगुलेटरी अप्रूवल भी सर इंगेजिंग और रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स के लिए करना पड़ा। यही नहीं सर, पहले जब लोगों के बैंकों में दिक्कत आने के बाद पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर जो था वो कई वर्षों तक मात्र 1 लाख रुपया था, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद उसको 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपया किया गया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। और इसमें देखा जाए तो कोऑपरेटिव बैंक्स में जिन लोगों के बैंक खाते हैं उनके लगभग 98.5% लोगों के सारा का सारा पैसा सिक्योर होता है, क्योंकि वो 5 लाख से कम है। ये 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किसने किया? तो एनडीए की सरकार ने किया, जिससे यहाँ पर जो डिपॉजिटर्स हैं जिनके बैंक खाते हैं उनके बैंकों के पैसे को सुरक्षा भी मिली है, तो यहाँ से मिली है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, सप्लीमेंट्री। Second supplementary. प्लीज। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, could the government, hello, बैठ के could the government give the data on non-performing assets in nationalized banks in compared to cooperative banks if yes, data from 2014 till now?
सर अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का देखें तो एनपीए भी कम हुए 11.18% से कम होकर 7.49% पे सर। राइट। जी सर। क्वेश्चन आवर इज ओवर। ठीक है। Honorable members,